तो देखिए, ये सिर्फ एक चुनावी विश्लेषण नहीं है। असल में ये गवर्नेंस यानी शासन व्यवस्था का एक एक्सरे है। हम राघोगढ़ की कहानी को आंकड़ों और जमीनी हकीकत के आईने में देखेंगे। ये कहानी एक ऐसे राजनैतिक किले की है जिसकी बुनियाद तो दशकों पुरानी है, लेकिन अब उसकी दीवारों में दरारें साफ नजर आ रही हैं। यहां हमारा मकसद किसी व्यक्ति पर उंगली उठाना नहीं, बल्कि उस सिस्टम को समझना है जिसने इस किले को खड़ा किया और जो अब उसी सिस्टम को चुनौती दे रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी पड़ताल में हम किन किन हिस्सों पर गौर करेंगे। सबसे पहले हम राघोगढ़ की जमीन, उसकी विरासत और लोगों को समझेंगे। फिर 2023 के नतीजों में जो चेतावनी छिपी है उसे देखेंगे। इसके बाद आंकड़ों में उतरकर पिछले कई चुनावों के बदलते पैटर्न को डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि इस चुनौती की असल वजह क्या है। फिर सिर्फ विश्लेषण नहीं, बल्कि गवर्नेंस के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। और आखिर में सेवा के उस वादे पर गौर करेंगे जो आने वाले वक्त की राजनीति की नींव हो सकता है। तो सबसे पहले चलिए राघोगढ़ की मिट्टी को समझते हैं। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए ना वहां के लोगों की जिंदगी, उनके खेत, उनके संघर्ष और उनकी उम्मीदों को समझना पहली शर्त है। राघोगढ़ सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र का नाम नहीं है, ये गहरा सामाजिक और आर्थिक ताना बाना है। नक्शे पर देखें तो ये मध्य प्रदेश के गुना जिले का एक हिस्सा लगता है, लेकिन जमीन पर यह वो इलाका है जहां की हवा में, पानी में और लोगों की रोजमर्रा की बातचीत में राजनीति रची बसी है। यह एक कृषि प्रधान इलाका है। यहां के फैसले सिर्फ भोपाल या दिल्ली की राजधानियों में नहीं लिए जाते, वो फैसले यहां के खेतों की मेड़ों पर, गांव की चौपालों पर और परिवारों के अंदर तय होते हैं। 1977 से ये सीट एक ही परिवार का गढ़ रही है। ये कोई मामूली बात नहीं, ये एक असाधारण राजनीतिक विरासत है। कई पीढ़ियों ने यहां एक ही परिवार पर अपना भरोसा जताया है और इस भरोसे की वजह से यहां एक बहुत ही व्यक्तिगत, एक इमोशनल रिश्ता बना है। लोग इसे सिर्फ एक पार्टी की सीट नहीं मानते, बल्कि बाबा साहब का इलाका कहते हैं। यह सिर्फ एक पहचान नहीं, ये एक तरह का सामाजिक अनुबंध है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो दशकों से चला आ रहा है। यहां के वोटर करीब करीब 2,36,000 हैं। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इनमें एक बहुत बड़ी आबादी किसानों की है, खेतीहर मजदूरों की है, ओबीसी और अनुसूचित जाति समुदायों के लोग, जिनकी रोजी रोटी और जिनका भविष्य दोनों इसी जमीन से जुड़ा हुआ है। जब हम इन आंकड़ों को देखते हैं तो हम सिर्फ वोटर नहीं देख रहे हैं, हम उन परिवारों को देख रहे हैं जिनके लिए एक अच्छी सड़क, अस्पताल में सही इलाज या बच्चों के लिए एक कॉलेज जिंदगी के सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल हैं। और यहाँ के लोग अपने हक को लेकर बहुत जागरूक हैं। राघोगढ़ में वोटिंग का प्रतिशत लगातार 77% के आसपास रहता है, जो कि नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये कोई उदासीन यानी एपैथेटिक इलेक्टोरेट नहीं है। ये एक ऐसा समाज है जो लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में अपनी गहरी आस्था रखता है। हर चुनाव में इतनी बड़ी संख्या में वोट डालना ये विश्वास का प्रदर्शन तो है ही, लेकिन ये एक उम्मीद का भी प्रदर्शन है। और जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो यही जागरूकता सवालों में बदल जाती है। और 2023 के चुनाव में वही सवाल एक चेतावनी बनकर सामने आए। दशकों से जो किला मजबूती से खड़ा था, उसकी नींव में एक हलचल महसूस की गई। वो नतीजा सिर्फ हार जीत का एक आंकड़ा नहीं था, वो जमीन से आया एक साफ संकेत था, एक क्लियर सिग्नल कि अब सिर्फ विरासत और पुराने भावनात्मक रिश्ते काफी नहीं होंगे। 4,505, बस इतना। ये 2023 के चुनाव में जीत और हार का अंतर था। सोचिए, जिस सीट पर जीत का अंतर 50,000 से भी ज्यादा हुआ करता था, वहां ये सिमटकर सिर्फ 4,500 पर आ गया। राजनीति की भाषा में इसे एक अलार्म बेल कहते हैं, एक चेतावनी। ये नंबर हमें बता रहा है कि वोटर अब सम्मान के साथ साथ हिसाब भी मांग रहा है। वफादारी अपनी जगह है, लेकिन अब परफॉर्मेंस पर सवाल उठ रहे हैं। अब जरा वोट शेयर के इस गणित को देखिए। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सिर्फ 2% का फर्क है। ये लड़ाई को बहुत ही नजदीकी बना देता है, लेकिन असली कहानी उस 17.5% में छिपी है जो अन्य के खाते में गया। ये 17.5% वोट उन लोगों का है जो शायद दोनों बड़ी पार्टियों से निराश हैं या फिर अपनी एक अलग आवाज ढूंढ रहे हैं। अगर विपक्ष इस वोट बैंक को एक साथ लाने में कामयाब हो जाता है तो ये किला फिर अभेद्य नहीं रहेगा। तो सवाल यह है कि ये बदलाव आ क्यों रहा है? जमीन पर लोगों की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह क्या है? विकास की धीमी रफ्तार, खराब सड़कें जो गांव को शहर से ठीक से जोड़ नहीं पाती, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जिसके लिए लोगों को दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है, और सबसे बड़ी चोट है युवाओं की उम्मीदों पर, हायर एजुकेशन के मौकों की कमी। इन सब के साथ वंशवाद के खिलाफ एक खामोश लहर भी धीरे धीरे बढ़ रही है। लोग अब पूछ रहे हैं कि विरासत के नाम पर हमें मिला क्या?
इस बदलाव को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि इसकी गहराई में जाकर समझना होगा, और इसके लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना पड़ेगा, क्योंकि 2023 का नतीजा कोई एक रात में हुआ हादसा नहीं था। यह नतीजा असल में एक ऐसे ट्रेंड का क्लाइमेक्स था जो सालों से पनप रहा था, और आंकड़े यानी डेटा उस ट्रेंड की कहानी बिल्कुल साफ साफ बताते हैं। इस टेबल को जरा गौर से देखिए। 2013 में जीत का अंतर 58,000 से भी ज्यादा था। 2018 में ये घटकर 46,000 पर आया और 2023 में ये सिर्फ 4,500 रह गया। अब टेबल की दूसरी तरफ देखिए। कांग्रेस के वोट 2013 से 2023 के बीच लगभग उतने ही रहे हैं, 98,000 से 95,000। लेकिन इसी समय में बीजेपी के वोट 39,000 से बढ़कर 91,000 हो गए, यानी दुगने से भी ज्यादा। इसका सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस का कोर वोटर तो उनके साथ है, लेकिन विपक्ष नए वोटरों को जोड़ने और नाराज वोटरों को अपनी तरफ लाने में लगातार कामयाब हो रहा है। ये टाइमलाइन उसी कहानी को एक तस्वीर में दिखाती है। सिर्फ 10 साल, और इन 10 सालों के अंदर जीत का एक बहुत बड़ा अंतर लगभग खत्म हो गया। ये एक सीधी ढलान है, अ लीनियर डिक्लाइन। राजनीतिक विश्लेषण में ऐसे ट्रेंड को सबसे बड़ा खतरे का संकेत माना जाता है। ये बताता है कि प्रॉब्लम टेम्पररी नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल है। वोटर का व्यवहार बदल रहा है। तो अब हमें इस चुनौती की जड़ तक जाना होगा, और इसके लिए हमें चेहरों और पर्सनालिटीज से आगे बढ़कर सिस्टम को देखना होगा। ये किसी एक नेता की नाकामी का सवाल नहीं है, ये उस गवर्नेंस डिलीवरी सिस्टम की पड़ताल है जिसे लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था, लेकिन जो अब उनकी उम्मीदों पर शायद खरा नहीं उतर रहा। और जब हम इस सिस्टम का विश्लेषण करते हैं तो एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, हर आंकड़ा, हर वोट, हर मार्जिन किसी इंसान की आवाज है। हमारे संवैधानिक मूल्य हमें सिखाते हैं कि इस डेटा को पूरी गरिमा और जिम्मेदारी के साथ संभालना हमारी ड्यूटी है। इसका इस्तेमाल लोगों की सेवा करने और उनकी जरूरतों को बेहतर समझने के लिए होना चाहिए, न कि उन्हें बांटने के लिए। इस चुनौती को समझने के लिए स्वॉट एनालिसिस एक अच्छा फ्रेमवर्क हो सकता है। ताकत क्या है? गहरी पारिवारिक विरासत, दशकों की वफादारी और ग्रामीण इलाकों में मजबूत पकड़। लेकिन अब यही ताकतें कमजोरियों को भी जन्म दे रही हैं। वही विरासत अब वंशवाद विरोधी भावना को हवा दे रही है। दशकों की सत्ता ने विकास की कमी को और ज्यादा चुभने वाला बना दिया है, और पार्टी के अंदर की गुटबाजी इस किले को अंदर से खोखला कर रही है। इस सिस्टम की नाकामी का शायद सबसे बड़ा प्रतीक ये मामला है। जब विधानसभा में ये गलत जानकारी दी गई कि राघोगढ़ कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है ही नहीं, तो ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये वहां के युवाओं की आकांक्षाओं का अपमान था। ये इस बात का सबूत था कि सिस्टम को जमीनी हकीकत की शायद परवाह ही नहीं है। ये भरोसे के टूटने का वो पल था जिसने लोगों की नाराजगी को और गहरा कर दिया। एक अच्छे विश्लेषण का काम सिर्फ समस्या बताना नहीं होता, बल्कि समाधान का रास्ता दिखाना भी होता है। तो इन सभी आंकड़ों, ट्रेंड्स और लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक बेहतर शासन के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है? चलिए अब डायग्नोसिस से एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक 90 दिन का विश्वास वापसी एक्शन प्लान हो सकता है। पहला कदम, एक इमरजेंसी लिसनिंग टूर। गांव-गांव जाकर बिना भाषण दिए सिर्फ लोगों की समस्याओं को सुनना। दूसरा कदम, डेवलपमेंट एक्शन ब्लिट्स। जो काम तुरंत हो सकते हैं, जैसे सड़कों की मरम्मत या हेल्थ कैंप, उन पर तेजी से काम करना। इसके बाद सही मैसेजिंग के जरिए लोगों तक ये बात पहुंचाना कि उनकी आवाज सुनी गई है। फिर अपने कार्यकर्ताओं को दोबारा सक्रिय करना, और आखिर में एक निर्णायक अभियान। इस रणनीति के मूल स्तंभ क्या होंगे? पहला, लोगों की जो सबसे बड़ी शिकायतें हैं, अस्पताल, पीजी कोर्स, उनका सीधे समाधान करना। दूसरा, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए युवाओं से सीधा जुड़ना, जैसे आस्क जयवर्धन जैसे इंटरैक्टिव सेशन चलाना। तीसरा, राष्ट्रीय मुद्दों की बजाय लोकल जरूरतों पर बहस को वापस लाना। और चौथा, उम्मीदवार की छवि को बदलना, एक जनता के राजकुमार के तौर पर जो विरासत का सम्मान तो करता है, लेकिन अपनी असली पहचान अपनी सेवा से बनाता है। और इस पूरी रणनीति के केंद्र में सिर्फ एक शब्द है, विश्वास। सच्ची सेवा भरोसे पर ही टिकी होती है, और आज के डिजिटल दौर में उस भरोसे की नींव लोगों की जानकारी, उनके डेटा को ईमानदारी और उनकी सहमति से संभालने में है। भारत का डीपीडीपी फ्रेमवर्क सिर्फ एक कानून नहीं है, ये गवर्नेंस का एक नैतिक सिद्धांत है। लोगों का भरोसा जीतना है तो उनकी प्राइवेसी का सम्मान करना ही होगा। अंत में ये सारी बातें हमें एक नई राजनीतिक सोच की ओर ले जाती हैं। ये सिर्फ एक चुनाव जीतने का फॉर्मूला नहीं है, ये 21वीं सदी में शासन करने का एक नया मॉडल है। एक ऐसा मॉडल जो सत्ता को अधिकार नहीं बल्कि सेवा का एक जरिया मानता है।
तो आखिरी चेतावनी और संदेश बिल्कुल साफ है। वफादारी की जगह आप परफॉर्मेंस की मांग ले रही है। ये एक ऐसा ट्रेंड है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जो नेता और जो पार्टियां इस बदलते हुए भारत की आवाज को नहीं सुनेंगे, उन्हें लोकतंत्र में इसकी कीमत चुकानी ही होगी। जनता की उम्मीदें अब एक नई राजनीतिक सच्चाई हैं। तो हम इस एक बड़े और महत्वपूर्ण सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। क्या कोई नेता अपनी विरासत का सम्मान तो बनाए रख सकता है, लेकिन अपना असली अधिकार, अपनी अथॉरिटी हर रोज की गई सेवा और काम से कमा सकता है? राघवगढ़ का भविष्य और शायद बड़े पैमाने पर भारतीय राजनीति का भविष्य भी इसी सवाल के जवाब पर निर्भर करेगा। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with Blueprint Strategies AI at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose beyond politics.